फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग डेटा यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत सर। पहले पार्ट में मैंने बता रखा है कि पौधे की आकारिकी क्या होता है, पौधे के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग लेते हैं, यानी कि पौधे के लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे उस वीडियो को देख पाएंगे। आइए हम पिछले जो वीडियो में बता रखा है आपको कि पौधे के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो आइए उसके बारे में हमारे पास कुछ पुष्प है उसको दिखाते हैं जो उसके बारे में बताया गया था। ये पुष्प है, ये क्या होता है, उसका दल पुंज होता है। क्या होता है? दल पुंज। और ये दिख पा रहा होगा आपको, ये बाह्य दल पुंज होता है और ये होता है उसका डंठल, जिसको तंतु बताते हैं। ये जो होता है पुष्प का, ये छोटे छोटे जो कण दिख रहे हैं इस पे, इसको पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये पुंकेसर है, यानी कि भारी मात्रा में है तो इसे पुमंग बोलते हैं, लेकिन एक निकाल दे तो पुंकेसर। इस पुंकेसर पे ही कण पाए जाते हैं, यानी कि पराग कण पाए जाते हैं। इसको हम शीशे के कोई भी कांच पे अगर झाड़े तो निकलेगा, जिसे इस पे दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे जो होता है, अगर हम किसी कॉपी पे देखें तो कहीं भी दिखेगा आपको, कहीं झाड़ के देखिए, झाड़ने के बाद ऐसे दिखता है। चलिए इस पे दिखाते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस पे नहीं दिख पा रहा होगा। तो ये जो कण होता है यही होता है पराग कण होता है, ऊपर इसके ऊपर लगा होता है। और ये डंठल होता है जिसमें मादा युग्मक होता है। अगर इसको हम फाड़ कर देखें, इसको हटा दें, चलिए हटाने के बाद अगर इसको हटाते हैं तो इसमें पाया जाता है मादा युग्मक, जिसको अंडाशय ओवरी बोला जाता है। और यहीं से जो ऊपर वाला भाग होता है जिस पुष्प में, तो आइए हम एक और पुष्प है अपने पास, एक गुड़हल का पुष्प है और ये है भिंडी का, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं। तो ये इसमें भी ये क्या होता है, बाह्य दल पुंज, ये दल पुंज, ये होता है बीच वाला वर्तिकाग्र। इसके जो किनारे किनारे पे हैं यही है क्या चीज, पराग कण, यानी कि पुमंग, पुंकेसर। ये पुंकेसर किसी यहाँ से उड़ करके पानी के माध्यम से, कीड़े के माध्यम से, या किसी कीट फतिंगे के माध्यम से, या अपने माध्यम से अगर हमको कराना है तो ये दिख पा रहा होगा आपको। ठीक है, पीला पीला दिख रहा होगा आपको। ये ही पीला वाला जो भाग है, ये दूसरे पुष्प पे अगर परागण की क्रिया करा दे, वर्तिकाग्र, यानी कि इस वाले भाग से इस वाले भाग पे उस ये जाएंगे, तो ये वर्तिकाग्र, यानी कि जो हम पहले बता रखा था आपको कि अगर इसको हम तोड़ें तो इसमें दिखेगा आपको एक भाग, ये दिख रहा है। इसके माध्यम से पराग नलिका के माध्यम से वो निकल पहुंचता है कहाँ तक, अंडाशय तक, ओवरी में, और ओवरी में जाके वो रिप्रोडक्शन की क्रिया पूर्ण करता है और वहां से बीज बनता है जो फल का निर्माण करता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 का दूसरे अध्याय का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो भाग लेते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात पुमंग और जायांग, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना, यानी कि किसी भी रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग लेने से पहले जो निषेचन की घटना होती है, यानी कि पहले वाली जो घटना होती है जिसमें जाइगोट बनते हैं, जाइगोट नहीं बोले उसको, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, उन्हें कैसे देखेंगे, चाहे कैसे जान पाएंगे, तो हम पुष्पों में ये चीज पढ़ रहे हैं। यानी कि पुष्प में जो भाग होता है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम में भाग लेता है, वो नर युग्मक जो होता है वो होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग होता है। तो आज हम पुमंग के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के हम जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम मेल पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। पुष्प में कैसे पुंकेसर बनता है, उसमें परागकण कैसे बनते हैं और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना। पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचना पुमंग तथा जायांग विकसित करते हैं। यानी कि निषेचन में जब पूर्व घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना होती है, उस समय, इस घटना के समय अनेक हार्मोनल
उपस्थित निकलते हैं और पुष्प की संरचना में परिवर्तन करते हैं, आकार की में बदलाव कर देते हैं और वही पुष्प क्रम की रचना जो पुष्प कलिकाएं बाद में पुष्प को धारण करती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें पुंकेसर के बारे में। जब भारी मात्रा में, चित्र आपको दिख रहा होगा कि जब भारी मात्रा में ऐसी जो संरचना है भारी मात्रा में होती है उससे कहते हैं पुंकेसर, पुमंग कहते हैं। लेकिन जब एक को निकालते हैं और एक को निकालने के बाद आपको ये चित्र दिख रहा है इसमें, तो इसे कहते हैं पुंकेसर। किसी एक भाग को निकालें तो उसे कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश तथा दूसरा डंठल यानी कि तंतु। पुंकेसर के दो भाग होते हैं। तो आइए हम पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। पुंकेसर क्या होता है? आवृत्ति परागकोश द्विपालित होते हैं तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होते हैं। आप देख पा रहे होंगे चित्र, यानी कि जो परागकोश है उसे अगर काट के देखा जाए, उसको ऐसे भी देखा जाए तो ये द्विपालित होते हैं। द्विपालित यानी कि दो भागों में बटा होता है। ये दोनों पालित होने का द्विकोष्ठी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? द्विकोष्ठी। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप परागकोश, जहाँ पे पराग कण उपस्थित होते हैं, भारी मात्रा में होते हैं, उन्हें कहते हैं परागकोश, यानी कि पराग कण के रखने वाला स्थान, उसको कहते हैं परागकोश। और जो पराग कण जो फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं पराग कण। अब लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है? यानी कि जब परागकोश यानी कि पुंकेसर विकसित होता है, अब विकसित होने पर फटने लगता है, फर्टिलाइजेशन होता है और वहां से कण निकलते हैं यानी कि पराग कण निकलते हैं, उन्हें उस लाइन को, जो लाइन फटती है उस लाइन को कहा जाता है डेहिसेंस। तो आइए हम पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। जो पुंकेसर होता है, प्रत्येक परागकोश में, पुंकेसर में परागकोश पाया जाता है, प्रत्येक परागकोश में एक 4 चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकोश तक विकसित होती है और उस लघु बीजाणुधानी में जो परागकण होते हैं ठसाठस भरे होते हैं। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो कैसे होता है। जो 4 चतुष्कोणीय होता है, यानी कि यही जो संरचना होती है चतुष्कोणीय होती है, यानी कि ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से, और ये लघु बीजाणु धानी होती है, तो जो जोड़ी होती है यानी कि 4 होती है, लघु बीजाणु धानी होती है। यही लघु बीजाणु धानी परागकण का निर्माण करती है। तो आगे हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना क्या होती है। आइए देखते हैं। आइए, लघु बीजाणु धानी क्या है? लघु बीजाणु धानी की संरचना, किसी भी पुंकेसर के भाग को अगर काट दिया जाए तो इस प्रकार की संरचना दिखेगी। जो हमने दिखा रखा है ऊपर वाले जो चित्र है, पीछे जो इससे पीछे जो चित्र बनाया था उस चित्र में देखिए आप कि ये जो संरचना होती है लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी की रूपरेखा लगभग गोलाकार होता है, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो 4 होते हैं इनकी रूपरेखा गोलाकार होती है। लघु बीजाणुधानी सामान्यतः 4 परतों से आवृत होता है, यानी कि लघु बीजाणुधानी 4 परतों से ढका हुआ होता है, यानी कि 4 परतें इनकी रक्षा करती हैं। वो परतें कौन कौन सी है लिख लीजिएगा। पहली है बाह्य त्वचा अंतःस्त्वना, दूसरी है अंतस्थ सीएम एंडोसीयम, तीसरी परत है मध्य परत और चौथी होती है टेपिटम, जो ऊपर हमने लिख दिया टेपिटम। टेपिटम जो परत होती है ये लघु बीजाणुधानी की एकदम समीप की जो परत होती है वो होती है। अब टेपिटम का कार्य क्या है?
टेपिटम लघु बीजाणुधानी को पोषण प्रदान करती है। इसमें एक जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आता है कि बीजाणुजन ऊतक क्या होता है। बीजाणुजन ऊतक ये लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। जब पराग कोष अपरिपक्व होता है उस समय लघु बीजाणुधानी जो होता है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुजन ऊतक समाहित होता है, यानी कि उपस्थित होता है। आइए हम आगे देखते हैं कि जब इस संरचना, जो संरचना हम लोग गोल काट रखा है कि लघु बीजाणुधानी से और बाह्य त्वचा तक की जो संरचना है वो किस प्रकार से डेवलप करती है, यानी कि कोशिकाओं का किस प्रकार से कोशिकाओं का विकास होता है और वो कोशिकाएं रिप्रोडक्शन सिस्टम में यानी कि परागकण को विकसित करती है, परागकण को बनाती है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी होती है इसके कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से विकास विकसित होता है। और जब ये परिपक्व हो जाता है, पराग कोष परिपक्व हो जाता है तो बहुत भारी संख्या में पराग कण का निर्माण करता है, यानी कि हजारों लाखों पराग कण ठसाठस उसके अंदर भरे होते हैं और वो विकसित होकर क्या होता है, फट जाता है। हम आपको कुछ पुष्प के द्वारा संरचना दिखाएंगे कि किस प्रकार से होता है। अब जैसे ही ये पराग कण परिपक्व होता है तो लघु बीजाणुधानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों लघु बीजाणु तथा परागकण निर्मित होते हैं, यानी कि हजारों लघु बीजाणु तथा परागकण निर्मित होते हैं। बीजाणुजन ऊतक। तो लघु बीजाणुधानी, ठीक है, सही है सर। जब पराग कोष विकसित होता है तब पराग कण के रूप में बिलग, यानी कि अच्छा एक मिनट, ठीक है ना, लघु बीजाणु तक हम लोग बता दिए थे, लघु बीजाणु तक, ठीक ना। लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है ऊतक, ठीक। ठीक है इतना। अब हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे। अब हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है। लिखते चलिएगा। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, बीजाणुजन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती है, यानी कि सूक्ष्म जो ये बीजाणुजन ऊतक है ये सूक्ष्म बीजाणुजन चतुष्टीय बनाती है, यानी कि चतुष्फलकीय बना देता है, यानी कि विकसित होता है। उन्हें ही लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है तब लघु बीजाणु तथा दूसरे बिलग हो जाते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है और विकसित होता है उसी समय लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित होते हैं। जो नीचे आपको दिख रहा होगा लघु बीजाणु मातृ के कोशिका के जो विलग होने की क्रिया है, अब पराग कणों को विकसित करते हैं। अब पराग कण कैसे विकसित होते हैं इस चीज को जानेंगे। तो ये है पराग कण जो हजारों की संख्या में होते हैं। पराग कण हजारों की संख्या में विकसित होते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। परागकण नर युग्मक भिन्न होता है, यानी कि नर युग्मक होता है। जो परागकण होता है पुष्प में वो नर युग्मक होता है। रोकला। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर हजारों लघु बीजाणु तथा परागकण
निर्मित होते हैं। मैं बंद कर माता भाई। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों लघु बीजाणु तथा परागकण निर्मित होते हैं। ये परागकण कैसे निर्मित होते हैं? एक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों परागकण, यानी कि परागकणों की संख्या आपको दिख रहा होगा, हजारों यानी कि लाखों संख्याओं में ये दिख रहे होंगे। और ये परागकण नर युग्मक भिद होते हैं, यानी कि नर युग्मक होते हैं। पुष्प में परागकण ही नर युग्मक होते हैं। ढेर बोल लगा था ना, तो हरा दे जैसे काटल जी ना। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों की संख्या में लघु बीजाणु तथा परागकण निर्मित होते हैं, यानी कि विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी से दिख पा रहा होगा आपको कि हजारों की संख्या में, हजारों के लाखों की संख्या में परागकण विकसित होते हैं। यही परागकण नर युग्मक भिद होते हैं, यानी कि पुष्प में नर युग्मक होता है परागकण। आइए आगे जानते हैं परागकण के बारे में। बंद करो। परागकण नर युग्मकों भिद होता है। परागकण के बारे में जानते हैं। परागकण के आकार क्या होता है, परागकण की व्यास क्या होता है, तथा परागकण कैसे दिखता है, इसके बारे में परागकण सामान्यतः गोलाकार होता है। परागकण सामान्यतः गोलाकार होता है। परागकण का व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण दो परतों वाली भित्ति होती है, यानी कि परागकण में दो परतों वाली भित्ति पाई जाती है, यानी कि परागकण गोलाकार होता है लगभग, इसमें दो परतों वाली भित्ति पाई जाती है। एक कलर होगा, दो परतों वाली भित्ति पाई जाती है, बाह्य परत और अंतः परत। जो बाह्य परत होती है उसे बाह्य चूल कहते हैं, बाह्य चूल कहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन से बनी कठोर भित्ति होती है, यानी कि अत्यंत कठोर भित्ति होती है। जो इसकी बाहरी होती है वो अत्यंत कठोर होती है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक तथा रंध्र होते हैं। द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, यानी कि परागकण में जो बाहरी हिस्सा होता है उसमें एक रंध्र पाया जाता है, उसे जनन छिद्र कहते हैं। अब अंतःचूल, जो उसके यानी कि अंदर का जो भाग होता है उसके बाद अंतःचूल क्या है? ये किससे बना होता है? सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी पतली एवं सतत स्मूथ परत होती है। अब बात आता है कि नर युग्मक भित्ति क्या होता है? पुष्प में नर युग्मक भित्ति क्या होता है? तो परागकण होता है। परागकण की कितनी परतें होती है? दो परतें होती है। अंतः परत को क्या कहते हैं? बाह्य परत को क्या कहते हैं? अंतः परत को बाह्य चूल, अंतः परत को अंतःचूल कहा जाता है और बाह्य परत को बाह्य चूल कहा जाता है। पूछ सकता है एक क्वेश्चन आपसे कि बाह्य चूल किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अंतः परत किस, अंतःचूल या अंतः परत परागकण की किससे बनी होती है? तो सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए हम अब ये जानेंगे कि जब परागकण परिपक्व होता है तो इसमें दो कोशिकाओं का विकास होता है। ये कोशिका कौन कौन सी होती है, कैसे ये विकसित होती है, चलिए देखते हैं। जब परागकण परिपक्व हो जाता है तो दो कोशिकाओं में विभक्त होता है। देख पा रहे होंगे आप, ये परागकण है। परिपक्व होने के बाद रसधानी तथा केंद्रीय रसधानी तथा केंद्रीय पाया जाता है। एसीमेट्रिक तंतु, ये एसीमेट्रिक तंतु है, दो भागों में बंट रहा है। अब बंटने के बाद यही रूप धारण करता है कायिक कोशिका का तथा दूसरा जनन कोशिका या प्रजनन कोशिका, ये दो भागों में बंट जाता है। अब आता है कि जो भी परागकण होते हैं वो पुष्प तथा मनुष्य में भी होता है परागकण, बोले तो शुक्राणु। तो पुष्प में जो होता है कुछ फसलों में होता है, जो फसलों में पाया जाता है जैसे गेहूं, चना, धान, उसमें जो परागकण उत्पन्न होते हैं वो परागकण लगभग 30 मिनट के बाद खो जाते हैं, यानी कि 30 मिनट के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ
जैसे गुलाब का पौधा रोजेसी जिसे बोला जाता है, लेगुमिनेसी, सेलोनेसी, इसके जो सदस्य होते हैं पौधे पुष्प, उनके जो होते हैं परागकण वो महीनों महीनों तक बने रहते हैं। लेकिन जो मानव में होता है, मानव में, जानवरों में, वो जो गर्भधान के लिए जो कृत्रिम गर्भधान के लिए जो उनके शुक्राणुओं को बैंक में रखा जाता है, या उसको बताते हैं हम लोग कि कहीं भी सुरक्षित स्थान पे भंडारित करके रखा जाता है, वो सालों साल रखा जाता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है। मानव में तथा जानवरों में जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए, यानी कि जो उसको सीमेन के माध्यम से होता है, जन्म कराया जाता है, उसके लिए जो रखा जाता है तो -196 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे रखा जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया होगा। आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू।